आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण संख्या 6.1। कह रहा है प्रयोग 6.2 पर विचार करें। तो सबसे पहले हम प्रयोग 6.2 का फिगर देखेंगे। ये देखिए फिगर 6.2 है। इसमें करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1 ड्यू टू मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल C2। तो ये C2 जो करंट कैरिंग कॉइल है, यानी इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस कॉइल के कारण इसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुई है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। तो इसी की चर्चा करना है। तो वही कह रहा है कि प्रयोग 6.2 पर विचार करें। कह रहा है पहले नंबर पे कि धारा मापी में अधिक विक्षेप प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। दूसरा बिंदु है धारा मापी की अनुपस्थिति में आप प्रेरित धारा की उपस्थिति किस प्रकार दर्शाएंगे। धारा मापी का मतलब गैल्वेनोमीटर। तो कह रहा है धारा मापी में अधिक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि अगर कॉइल के बीच में कोई लोहे की रॉड रख दी जाए तो विक्षेप ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर कुंडली में जो C1 और C2 कुंडली के बीच जो कुंडली का परिवर्तन है उसकी दर को बढ़ा दिया जाए, यानी ज़्यादा जल्दी परिवर्तित किया जाए, या फिर जो बैटरी जुड़ी हुई है उन बैटरी की ताकत को बढ़ा दिया जाए। तो तीन तरीके से हम लोग परिवर्तन कर रहे थे। या तो उनके बीच जो दूरी का परिवर्तन है उसकी गति को बढ़ा दिया जाए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर उनके अंदर नर्म लोहे की रॉड रख दिया जाए कॉइल के अंदर। या फिर तीसरे नंबर पे क्या है, बैटरी जो लगाई गई है उसकी पावर बढ़ा दी जाए। जब उसकी हम पावर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी। फिर जब उनके बीच परिवर्तन होगा तो चूंकि करंट बढ़ी हुई है इसलिए प्रेरित धारा भी बढ़ी हुई प्राप्त होगी। तो देखें यहाँ पर हल जो दिया गया है इसको समझें। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अधिक विक्षेप प्राप्त करने के लिए निम्न में से एक या अधिक उपाय किए जा सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप ज़्यादा तेज हो, इसके लिए कुंडली C2 के अंदर नर्म लोहे की छड़ का उपयोग करेंगे। ये जो कुंडली C2 है जिसको हम परिवर्तित कर रहे हैं इसकी स्थिति को, उसके अंदर नर्म लोहे की छड़ रखना है। ध्यान दीजिए इस पे नहीं, इस पे जब नर्म लोहे की छड़ रखेंगे तो क्या होगा कि करंट बढ़ जाएगी और इस वजह से जब परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा भी बढ़ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कुंडली को एक उच्च शक्ति की बैटरी से जोड़ेंगे। यदि हम इस कुंडली में जो ये बैटरी लगी हुई है इसको अधिक क्षमता वाली जोड़ देंगे तो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जब हम इसको परिवर्तित करेंगे यानी बदलाव करेंगे इस स्थिति में, तो जाहिर सी बात है इन दोनों की सापेक्ष स्थिति में जब परिवर्तन करेंगे तो इसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रेरित होगी, क्योंकि इसकी विद्युत धारा उच्च क्षमता वाली बैटरी की वजह से बढ़ जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट कि परीक्षण कॉइल C1 की ओर संयोजन को अधिक तेजी से ले जाएंगे। तो ये जो कॉइल C2 है, ये मतलब C1 है, C1 की ओर, ये C2 को C1 की ओर अधिक जल्दी ले जाएंगे। जब जल्दी परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो तीन तरीके हैं, तीनों तरीक़ों से हम लोग इसमें इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि धारा मापी की अनुपस्थिति में आप प्रेरित धारा की उपस्थिति किस प्रकार दर्शाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये सुई न लगी होती, यानी गैल्वेनोमीटर ना होता, धारा नापने वाला यंत्र ना हम लोग लगाते, तो कैसे पता करेंगे
कि इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, ये कहने का उसके मतलब है। तो देखिए कह रहा है कि धारामापी को टार्च में उपयोग किए जाने वाले छोटे बल्ब में बदल देंगे। तो ये जो धारामापी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे। अगर बल्ब लगा देंगे तो विद्युत धारा अगर इसमें जाएगी तो जाहिर सी बात है बल्ब जलेगा। तो छोटा लगाना है क्योंकि इस घटना से बहुत ज़्यादा विद्युत धारा तो प्रेरित होगी नहीं, इस वजह से छोटा लिखा गया है। तो छोटा बल्ब में बदल देंगे अगर धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर को, तो दोनों कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति से बल्ब क्षणिक अवधि के लिए चमकेगा, जो प्रेरित धारा के उत्पन्न होने का द्योतक। तो जैसे ही हम दोनों कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति करेंगे यानी स्थिति बदलेगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और जब प्रेरित विद्युत धारा वो क्षणिक समय के लिए होगी तो क्षणिक समय के लिए वो बल्ब हमारा चमकेगा यानी जलेगा, और वो उसका जलना इस बात को बताएगा कि प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। कह रहा प्रायोगिक भौतिकी में, प्रयोगात्मक भौतिकी में हमें नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। उच्चतम श्रेणी के प्रयोग वैज्ञानिक माइकल फैराडे प्रयोगों में विविधता लाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कह रहा है कि हम जो प्रैक्टिकल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें नवीनता लाने की ज़रूरत है, यानी नए नए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमें करते रहना चाहिए। उच्चतम श्रेणी के प्रयोग वैज्ञानिक माइकल फैराडे प्रयोगों में विविधता लाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उच्चतम श्रेणी के जो प्रयोग है मतलब और अच्छे लेवल के प्रयोग करें, और ये अच्छे लेवल के प्रयोग ही माइकल फैराडे के जो प्रैक्टिकल हैं या एक्सपेरिमेंट हैं उनमें अलग अलग ढंग से विविधता लाने के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 6.2 देखते हैं, यानी जो एग्जाम्पल है। कह रहा है एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया। तो एक हमने स्क्वायर शेप लूप ले लिया है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सिर्फ एक ही नहीं, हम यूँ कह सकते हैं कि सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। और इसका प्रतिरोध बता दिया है, यानी रेजिस्टेंस जो है उस लूप बनाने वाले तार का 0.5 ओम है। ये एक भुजा का प्रतिरोध है। देखिए कह रहा है एक भुजा की लंबाई बताया है और एक भुजा का प्रतिरोध है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। तो पूरब से पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर का मतलब कि ऊपर की ओर वर्टिकल रखा गया है। ऊर्ध्वाधर को अंग्रेजी में वर्टिकल और क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया। देखिए जो हमारा वर्गाकार लूप है उसे पूरब पश्चिम में रखा गया है, और जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी पावर 0.10 टेस्ला है उसको उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है, यानी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर शून्य पर लाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से घटाते चले जाते हैं और 0.70 सेकंड में हम उसे 0 पर ले आते हैं। तो कह रहा है इस समय अंतराल में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समय अंतराल में जो टाइम दिया गया है इसमें हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा इंड्यूस्ड करंट का मान ज्ञात करना। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिखते जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो जो दिया गया है, तो देखिए कुंडली का क्षेत्रफल सदिश राशि है। यहाँ पर क्यों सदिश है? क्योंकि उसमें जो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र है तो क्षेत्रफल को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, वर्टिकली उसको माना जाता है। इसलिए चूंकि उसका वर्टिकल होना एक फिक्स दिशा हो गई
तो जाहिर सी बात है कि सदिश का मतलब ही होता है जिसकी दिशा के बारे में बात हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश लिया जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर देख के समझना है कि कह रहा है कि वर्गाकार जो लूप है जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए पूरब दिशा है, पश्चिम दिशा में, इस दिशा में ये वर्गाकार लूप को रखा गया है। ऊर्ध्वाधर मतलब ये पेन खड़ा कर दें इस पेपर पे तो उस तरह से खड़ा खड़ा रखा गया है। और ये चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर पूर्व दिशा में। अब देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो उत्तर दक्षिण इधर होगा, लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा में रखा गया है। यानी कुल मिला के इसको इस तरह समझेंगे कि जैसे ये मान लीजिए पूरब है, ये पश्चिम है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ उत्तर है, और ये साउथ यानी दक्षिण है। तो उत्तर पूर्व दिशा का मतलब ये दिशा हो जाएगी हमारी, यानी उत्तर से भी 45 डिग्री का कोण होगा, पूरब से भी और उत्तर से भी 45 डिग्री का कोण होगा। तो अगर हम वर्गाकार फ्रेम को इस तरह रख रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से, ये उत्तर पूर्व दिशा में है, अरे पूरब और पश्चिम दिशा में है, पूरब पश्चिम दिशा में है, तो फिर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व यानी इस तरह। तो अगर ये इसके यहाँ से एंगल लिया जाए इस पृष्ठ क्षेत्रफल का, पृष्ठ का तो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र और इसके पृष्ठ के बीच कितना एंगल हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, यानी ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री का कोण होगा। ये कहने का मतलब है। इस चीज़ को बारीकी से अगर हम लोग एक बार समझ लेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कुंडली का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा बराबर 45 डिग्री का कोण बनाता है। समीकरण 6.1 से प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स तक, तो फाई बराबर बी ए कास थीटा हम लोगों ने 6.1 जो इक्वेशन था वहाँ पर पढ़ा था। तो ये फार्मूला लग जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। तो यहाँ पर बी 0.1 टेस्ला है और यहाँ पर देखिए 0.10 टेस्ला है, और ये जो ए है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है इसका वर्ग करेंगे क्षेत्रफल के लिए तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर को 10⁻² लिखेंगे। और कास थीटा 45 डिग्री है और कास 45 का मान 1/√2 होता है, इसलिए 1/√2 नीचे लिखा गया। अब अंतिम फ्लक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो फाई न्यूनतम इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जैसे हमने आपको बताया था कि कोई नल है और उसका जो पृष्ठ एरिया है, मुंह है नल का, उससे कितना पानी प्रति सेकंड निकल रहा है, वही फ्लक्स होता है। तो या तो पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, निगेटिव नहीं हो सकता, या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 0, यानी फ्लक्स की मात्रा 0। तो न्यूनतम कितना पानी निकल सकता है, 0। तो इसीलिए अंतिम फ्लक्स फाई न्यूनतम कितना है, 0। अब फ्लक्स में परिवर्तन जो है 0.70 सेकंड में हुआ, यानी 0.70 सेकंड में वो 0 हो जा रहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो समीकरण 6.3 से प्रेरक विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो समीकरण 6.3 में हमने फार्मूला पढ़ा था, एप्सिलॉन इक्वल टू
मॉड ऑफ डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। बहुत छोटी मात्रा है सेकंड में, तो इसलिए डेल्टा लगाया गया है। डी भी लिखते हैं, पीछे जो फार्मूला पड़ा था वहाँ डी लिखा हुआ था और यहाँ पर निगेटिव साइन लगा हुआ था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निगेटिव साइन क्यों लगा हुआ था, तो ये भी बात पता चलेगी। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी का मतलब पहले जितना था फिर घटते घटते जीरो हुआ, तो यहाँ पर 5 माइनस जीरो अपॉन डेल्टा टी हो गया। 5 माइनस जीरो अपॉन डेल्टा टी। तो ये 5 जितना आया इससे निकालने से, तो इससे निकालने से आया हमारा 10⁻³ अपॉन √2। क्यों? क्योंकि एक 0.1 है और 10⁻², तो ये 10⁻³ हो जाएगा अपॉन √2। और जीरो घटाएंगे तो उतना ही रहेगा और नीचे डेल्टा टी का गुणा है तो 0.7 का नीचे गुणा हो गया, तो ये आ गया 1 मिली वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कितना आ गया? 1.0 मिली वोल्ट। अब विद्युत वाहक बल जब निकल आया और प्रतिरोध हमको क्वेश्चन में दिया ही गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम बहने वाली धारा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो V=IR फार्मूला हमारा था और V वोल्टेज या फिर हम उसे E विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। तो E=IR यानी I=E/R या एप्सिलॉन अपॉन R। तो एप्सिलॉन हमको निकाल लिया गया है 1 मिली वोल्ट यानी 10⁻³ वोल्ट अपॉन प्रतिरोध हमको क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 ओम। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, कह रहा है एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है। इसका मतलब ये एक भुजा का प्रतिरोध नहीं है, लूप का प्रतिरोध है 0.5 ओम। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि 4 भुजा है तो 4 का गुणा करेंगे, 0.5 ओम ही हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जीरो 0.5 ओम का भाग दिया गया, तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल कितना है? 1 मिली वोल्ट और धारा कितनी आ गई? 2 मिली एम्पियर। तो ध्यान दें कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी लूप में कुछ फ्लक्स उत्पन्न करता है, किंतु पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है जो कि प्रयोग की अल्प अवधि में परिवर्तित नहीं होता और कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें पृथ्वी के विद्युत वाहक बल भी प्रभाव डाल सकता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर है और जो कि प्रयोग की अल्प अवधि में परिवर्तित नहीं होता है, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इतने कम समय परिवर्तित नहीं होता है और कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं करेगा, भाई परिवर्तन होना चाहिए। अब पृथ्वी का विद्युत वाहक बल या विद्युत क्षेत्र उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो जब इतने कम समय में परिवर्तन नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे एक्सपेरिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं करेगा। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6.3। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस 500 फेरों तथा 2 ओम प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया। तो पृथ्वी के 2 घटक हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो जाहिर सी बात है, कह रहा है कि जो हम वृत्ताकार कुंडली लिए हैं, सर्कुलर लूप लिए हुए हैं, वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 500 फेरे हैं, उसमें 2 ओम का प्रतिरोध है और पृथ्वी के तल के लंबवत कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जैसे मतलब पृथ्वी का तल है तो उसी तल के मतलब पैरेलल समांतर उसका क्षैतिज घटक होगा, तो उस पर लंबवत रखा गया। यानी पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी का तल है तो इसके लंबवत इस प्रकार रखा गया है।
यानी जैसे साइकिल चलाई जाती है तो पृथ्वी पे पहिया चलता है, इस तरह रखा गया है। इसे अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः 0.25 सेकंड में 180 डिग्री से घुमाया गया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा का आकलन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसे अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः, यानी जो खड़ी है पृथ्वी में, पहिया खड़ा है या वृत्ताकार कुंडली खड़ी है, तो इसके जो ऊर्ध्वाधर व्यास है उसी के परितः 0.25 सेकंड में 180 डिग्री से घुमाया गया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा का आकलन कीजिए। तो जैसे ये खड़ी हुई है, जैसे साइकिल का पहिया चलने पे खड़ा होता है पृथ्वी पे, तो उसी तरह खड़ा करके इसको 0.25 सेकंड में 180 डिग्री से घुमाया गया। 180 डिग्री मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पलट के आ गया, क्योंकि सीधी रेखा ही 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल हमको निकालना है, प्रेरित वाला। दिए गए स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान दिया है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है, ये हमको बताया गया। अब इसको ध्यान देना है कि जैसे हम पहिया पकड़ के खड़े हो जाएं, जैसे पृथ्वी का तल है और ये सर्कुलर लूप है इस तरह, तो ये 180 डिग्री का कोण होगा, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण, यानी इसको पकड़ के इस स्तर में ऐसे ऐसे घुमा दिया गया है। जैसे लट्टू घुमाते हैं उस तरह से ऐसे पकड़ के पहिया को घुमा दिया गया है। 180 डिग्री यही कोण है, तो ऐसे ऐसे घुमाया गया है, इस तरह से घुमा दिया गया ऐसे ऐसे। तब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा की गणना करना। तो देखिए, सारी चीज़ें जो बताई गई हैं उनको पहले लिखते हैं। तो कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स, तो सबसे पहले हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो पहले हमें फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जब फ्लक्स निकल आएगा तो उसके बाद हम विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। जब विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे तो उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं, जैसा इस वाले क्वेश्चन में किया गया। देखिए, पहले फ्लक्स निकाला गया, फिर ये फार्मूला लगा कि विद्युत वाहक बल निकाला गया, फिर ये फार्मूला लगा करके प्रेरित विद्युत धारा निकाली गई। तो वैसे यहाँ भी करना है। तो देखें यहाँ पर कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स φB प्रारंभिक = BA cos थीटा। तो BA cos थीटा, तो यहाँ पर B हमको दिया है, ये क्षैतिज घटक पे इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 3 × 10⁻⁵, और जो सर्कुलर कॉइल है उसका जो वो होता है फार्मूला, उसके क्षेत्रफल का वो क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई और r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 मीटर, यानी 10⁻⁻² मीटर। अब पहली स्थिति में जब घुमाया नहीं गया तो 0 डिग्री का एंगल था, और 180 डिग्री पे जब घुमा देंगे तो बाद वाला एंगल 180 डिग्री होगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर पहली स्थिति में जो एंगल है थीटा 0 होगा, दूसरी स्थिति में 180 डिग्री होगा। तो पहली स्थिति में 0 रखा गया, तो यहाँ पर cos 0 का मान 1, ये सॉल्व किए तो 3π × 10⁻⁻⁷ हो जाएगा वेबर, हमारा फ्लक्स का मात्रक। अब घूर्णन के पश्चात अंतिम फ्लक्स, अंतिम स्थिति में ये थीटा 180 डिग्री है, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 का मान होता है -1, तो जाहिर सी बात है -1 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3π × 10⁻⁷ वेबर। अब इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का आकलित मान क्या होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी फार्मूला होता है ε n ΔΦ/ΔT। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तो सीधा सा फार्मूला लगा देंगे। अब नंबर ऑफ कॉइल कितने थे, 500 फेरे थे,
तो 5 रख दिए इनकी जगह 500। अब डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई हमारा कितना है, डेल्टा का मतलब ये माइनस ये और माइनस का चिन्ह भी लगा है, तो ये माइनस ये जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा अपान डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.25 सेकंड, ये देखिए दिया गया है यहाँ पर, तो 0.25 सेकंड रख देंगे। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और I इक्वल टू जैसा V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V अपान R, V की जगह यहाँ पर एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो I इक्वल टू E अपान R हो जाएगा, यह एप्सिलॉन अपान R हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू ये दी गई है, R की वैल्यू यहाँ पर 2 ओम है, तो ये जब रख देंगे तो ये इसका आधा आंसर आएगा, तो 3.8 है तो इसका आधा 1.9 हो जाएगा इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ध्यान दें कि ये एप्सिलॉन तथा I के परिमाणों के आकलित मान हैं, इनके ताक्षणिक मान भिन्न हैं तथा वे किसी विशेष समय पर घूर्णन गति पर निर्भर करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे हमने 0 से 180 डिग्री घुमा दिया तो ये इनके आकलित मान हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री पर, लेकिन जैसे जैसे वो घूम करके अलग अलग एंगल बनाएगा तो ताक्षणिक मान यानी अलग अलग क्षण पे मान अलग अलग होंगे तथा वे किसी विशेष समय पर घूर्णन गति पर निर्भर करते हैं, तथा विशेष समय पर जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा था कि गति अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा और ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट बनेगी तो गति पर भी निर्भर करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने बखूबी किया। अब आगे आ जाता है हमारा लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। तो लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण ये क्या है, इनके बारे में स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।